देवजीत जल्दी जल्दी कदमों को आगे बढ़ाते हुए गार्डन के अंदर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा तो काफी दूर पर एक बेंच पर काजल बैठी हुई नजर आई। देवजीत फौरन काजल की ओर चल पड़ा। अब काजल ने जैसे ही देवजीत को अपने सामने देखा, वो थोड़ी सी परेशान होकर बोली, अंकल आप, मुझे तो कॉल पर आंटी ने गार्डन में आने के लिए कहा था, तो मुझे लगा कि नीना आंटी मुझसे मिलना चाह रही हैं। अब देवजीत एकदम शांत स्वर में बोला, हाँ बेटा, एक्चुअली हुआ क्या, तुम्हारी आंटी को अचानक कोई काम पड़ गया और उनकी जगह मैं आ गया। फिर रुककर देवजीत ने काजल से नरमी से कहा, तुम घबराओ मत बेटा, आराम से बैठो, मुझे तो बस थोड़ी सी बातचीत करनी है। काजल के चेहरे पर सारे भाव बदल गए। वो गहरी सोच में डूबकर बोली, ठीक है अंकल, बताइए आपको क्या बात करनी है मुझसे। देवजीत भी काजल के पास उसी बेंच पर बैठते हुए गंभीरता से बोला, अभी तुम्हारे कॉलेज की जो ट्रिप गई थी, मुझे उसके बारे में पूछना है। ये सुनते ही काजल तो भाई एकदम से घबरा कर बोल पड़ी, तो आपको रितु ने सब कुछ बता दिया? उसने तो मना किया था कि हम इसके बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। अब देवजीत ने संभलते हुए पूछा, रितु ने तो मुझको सब कुछ बता दिया है, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो कुछ रितु ने मुझे बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। काजल अचानक ही खामोश हो गई। उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। देवजीत उसकी ओर गौर से देख रहा था। उसने काजल को हिचकिचाते हुए देखा और एकदम सुर बदलते हुए रूखे स्वर में बोला, देखो काजल, जो भी ट्रिप पर हुआ है वो बहुत गलत था। मैं तो रितु को डांट फटकार कर ही चुप हो गया, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर मैंने तुम्हारे डैडी को ये बात बता दी तो वो शायद तुमसे नाराज हो जाएंगे और तुम्हारी स्टडी भी बंद करवा देंगे। तभी काजल बोली, नहीं नहीं अंकल, आप मेरे डैडी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने इजाजत दी थी मुझे ट्रिप पर जाने की। अब अगर ये सब वो बातें जान जाएंगे तो फिर मेरे घर से भी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब देवजीत ने एकदम स्थिर लहजे में कहा और काजल को समझाया, डोंट वरी काजल, मैं तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं बताऊंगा, बट एक शर्त पर तुम्हें हर एक वो बात मुझे ट्रिप की बतानी होगी जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। काजल अब अपने हाथ को मसलती हुई धीरे धीरे बताने लगी, अंकल, जब हमारी कॉलेज ट्रिप यहाँ से निकली तो हमारे साथ जाने वाले दो टीचर्स में थे एक टीचर ही हमारे साथ जा सके, क्योंकि अचानक जाते समय, कॉलेज जाते समय एक टीचर्स का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। और प्रिंसिपल ने हमसे पूछा ट्रिप के बारे में, तो हम सब ने जोश जोश में कह दिया कि हम एक ही टीचर्स के साथ ट्रिप पर जाएंगे और उनकी सारी बात मानेंगे। पर तिमारपुर से पहले एक गांव था, तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारे टीचर्स ने कहा हम आज यहीं पर कैंप लगाएंगे और आराम करेंगे। खाना वगैरह बनाने के लिए टीचर्स ने वहां के गांव के दो लोगों को बुलाया और उन गांव वालों ने हमें तिमारपुर जाने के बारे में, जैसे ही उन्होंने जाना कि हम तिमारपुर जाने वाले हैं, तो वे सब घबरा उठे दोनों, और उन्होंने हम सबको वहां जाने के लिए मना कर दिया और टीचर को भी समझाया कि तिमारपुर दरअसल एक मौत की जीती जागती हुई नगरी है, वहां अभिशप्त आत्माएं घूमती रहती हैं। काजल की बातें सुनकर तो देवजीत के दिलो दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। तिमरा, उसके पति और राजकुमार की आत्माएं आज भी देवजीत को मानो स्पष्ट दिखती हैं, मानो वो आज भी उन सबको देख सकता है। काजल ने आगे कहा, आत्माओं का नाम सुनते ही हम सब स्टूडेंट एकदम रोमांचित हो उठे। हमने आत्माओं के बारे में अब तक किस्से और कहानी मूवीज में देखा सुना था। हम सब वो स्टूडेंट जिद करने लगे टीचर से कि हम तो तिमारपुर जाएंगे, पर टीचर ने हम सबको समझाते हुए कहा, आज तो हम थके हारे हुए हैं और इसलिए आज रात तो हम कैंप में आराम करेंगे, फिर कल सुबह उठकर सोचेंगे कि करना क्या चाहिए। टीचर की बात सुनकर तो स्टूडेंट निराश हो गए, लेकिन रात होने के कारण सबने रेस्ट करना ही ठीक समझा। पर दूसरे दिन जब स्टूडेंट तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो टीचर्स ने सख्त वार्निंग देते हुए समझाया, हम केवल हमारे कैंप के आसपास के एरिया में रहेंगे। जिस गांव में हमारा कैंप है वहां के जंगल के तरफ कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। टीचर की वार्निंग सुनकर सबने हामी तो भर दी, लेकिन निशा और रितु ने गुपचुप एक प्लान बनाया कि हम सब चारों फ्रेंड घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल जाएंगे। देवजीत ने हैरानी से काजल की ओर देखा। काजल आगे बताने लगी, और दोपहर को जब हम लंच के बाद टीचर और स्टूडेंट आराम कर रहे थे, तो उनकी नजरों से बचकर हम चारों फ्रेंड जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम चारों
उस एरिया को पार जंगल को पार करके आगे बढ़ने लगे तभी बस ड्राइवर ने हमें वहां जाते देख लिया। उसने फौरन टीचर को बता दिया। टीचर्स ने हमें वहां जल्दी पहुंचकर आगे बढ़ने से रोक दिया और कैंप में वापस ले गई। टीचर्स ने हम चारों दोस्तों को बहुत सुनाया धमकाया। हम किसी भी हालात में जंगल की तरफ अकेला जाने के लिए नहीं सोचेंगे, हमें बहुत समझाया। यही नहीं, वहां के ग्रामीणों से जो हमने सुना था कि भूत प्रेतों की बातें, टीचर्स उससे भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने अगले दिन ट्रिप से वापसी का प्लान भी बना लिया था। टीचर नहीं चाहते थे कि यहाँ ट्रिप पर आने वाले किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर थी। आखिर अकेले टीचर जो ठहरे वो उस टाइम। अगले दिन वापस जाने की बात से हम सब मायूस तो हो गए थे, लेकिन अब करते भी तो क्या। बस किसी तरह मन को ऐसा ही दुखी छोड़कर जब शाम ढलने लगी तो रितु ने कुछ सोचा और कहा, चलो ना हम यहीं पर आसपास घूमते हैं, फिर कल सुबह तो हम वापस चले जाएंगे। और हाँ, तुम सब चिंता मत करो, इस बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम चारों फ्रेंड्स राजी हो गए। फिर वहीं कैंप के आसपास घूमते घूमते हम कब दूर निकल गए हमें पता ही नहीं चला। अब तक अंधेरा हो चला था, शाम ढलकर अब रात में तब्दील होने वाली थी। पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी से अंधेरी रात को रोशनी बना रहा था। मैंने जिद की कि अब चलो वापस कैंप में चलते हैं। हम धीरे धीरे कैंप की ओर वापस लौटने लगे। तभी अचानक ही हमें घुंघरूओं की हल्की हल्की झुंझुनाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घुंघरू या पायल पहने हमारे पीछे चल रहा हो। हम सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। तभी मोहिता बोली, कहीं कोई ये भूत प्रेत तो नहीं है? अब निशा ने हंसते हुए कहा, अभी कोई आधी रात नहीं हुई जो यहाँ पे आत्माएं भूत प्रेतों का तुम्हें ख्याल सता रहा है। वैसे भी हम तिमारपुर थोड़ी आए हैं। अरे ये गांव का इलाका है, यहाँ शाम को कोई औरत निकली होगी लकड़ियां वगैरह लाने के लिए। निशा की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि अचानक हमारे सामने एक लड़की खड़ी हो गई। उसने घाघरा ओढ़नी पहन रखी थी और उसके सिर पर एक छोटी सी गठड़ी जैसी चीज रखी थी। हम कुछ बोलते कि युवती पहले ही दुखी भरे स्वर में बोली, मैं यहाँ जंगलों में अपनी बहनों के साथ लकड़ी चुगने आई थी, पर अंधेरा होने की वजह से मैं रास्ता भटक गई। पता नहीं मैं कब लकड़ियाँ चुगते चुगते मेरी बहनों से दूर हो गई। अब मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। निशा ने गौर से उस लड़की की ओर देखा। वो गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की लग रही थी। निशा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, हम पास के गांव में लगे अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। तभी मोहिता ने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारे पास कोई लकड़ियां तो है नहीं, तुमने लकड़ियां कहाँ कैसे चुनी? वो ग्रामीण लड़की बोली, लकड़ियां तो हमने बहुत सारी चुनी थी, पर शाम डलता देख हम घबरा गए और पीछे हमने फेंक दी लकड़ियां सारी। अब अपनी बहनों के बिना हम अकेले कैसे उठाते भला सारी लकड़ियां? रितु फौरन कहने लगी, तो चलो फिर हम सब तुम्हारी मदद करते हैं लकड़ियों को उठाने में। अब लड़की खुश होकर बोली। दूर एक पेड़ की तरफ इशारा किया। हम सब उधर ही चल दिए। वहां पर सचमुच में लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था। हमने थोड़ी थोड़ी लकड़ियां उठाई और चलने लगे तो कुछ दूर जाते ही अचानक लकड़ियों का वजन मानो बढ़ने लगा। हमारे कंधे एकदम बहुत ज्यादा दर्द करने लगे और हाथ भी। हमारे लिए चलना मुश्किल हो गया था। तभी हमें टीचर्स और ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, जो दूसरे स्टूडेंट के साथ हमें मशाल लेकर ढूंढते हुए पुकार रहे थे। अब टीचर्स की पुकार सुनते ही हमने जल्दी वो सब लकड़ियां ली और नीचे फेंक दी और फटाफट चलते हुए टीचर्स की आवाज की ओर जाने लगे। इतने में हमारे साथ चल रही वो लड़की एकदम गुस्से में बोली, तुम लोग अब कहीं नहीं जा सकती, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम सबने वादा किया था कि मुझे अपने साथ ले जाने का, अब मैं तुम्हारा वादा नहीं तोड़ने दूंगी। निशा ने हैरानी से लड़की को देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कि हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया हो। हम तो सब तुम्हारी मदद करना चाहते थे, उल्टा तुम हम पर ही नाराज हो रही हो। अब लड़की ने अपनी चुनरी ठीक की और सर्द लहजे में बोली, तुम मुझे क्या यूं रास्ते में अकेली छोड़कर चली जाओगी? अब रितु ने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें अकेली नहीं छोड़ेंगे, आओ हमारे साथ चलो। ये कहते हुए रितु ने जैसे ही उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, वो लड़की खुशी के मारे झूमने लगी। लो, और अचानक उसने अपने कान से एक बाली निकालकर रितु को दी। बोली, लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार।
इसे अपने कानों में पहन लो। उसने रितु के हाथ में थमाई और इतनी देर में वहां टीचर्स आने लगे, आवाजें आने लगी। तभी रितु और का ध्यान अपने टीचर्स की तरफ गया और वो जो लड़की थी, ग्रामीण लड़की, वो एकदम गायब हो गई। टीचर्स ने पास आते ही चारों फ्रेंड्स को फिर से फटकार लगाई कि तुम सब फिर यहाँ पर आ गए। फिर कैंप में चलने के लिए कहा। रितु ने अब उस लड़की की ओर मुड़कर देखा कि इधर उधर कहाँ है, पर हैरानी की बात यह थी वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। रितु ने निशा से पूछा तो निशा ने समझाया कि हो सकता है कि वो टीचर्स और ड्राइवर को देखकर छुप गई होगी। रितु ने इधर उधर देखा, आवाजें भी दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। टीचर ने बेचैनी से कहा, जंगल में ज्यादा रात तक ठहरना ठीक नहीं रहता, जल्दी चलो अपने कैंप में। हम चारों फ्रेंड्स कैंप में तो आ गए। अब भी हमें उसी लड़की की ओर ध्यान अटका हुआ था। रितु तो कैंप में जाते ही सो गई। हम सब ने खाना खाया और फिर रेस्ट करने लगे। अचानक ही आधी रात को हमारी नींद टूटी। हमारे कानों में घुंघरियों की झनकार सुनाई दे रही थी। हमने हैरानी से सोचा, इतनी रात को कैंप में, वो भी उसी लड़की जैसे घुंघरुओं की आवाज। हम सब कैंप से बाहर निकले तो डर और घबराहट से तो हमारी हालत खराब हो गई। कैंप के बाहर सुनसान बिरान पड़े उस जंगल में अजीबो गरीब तरीके से रितु टहल रही थी। रितु के सिर पर एक चुनरी थी, उसके पैरों में वही घुंघरू पायल थी जिससे कुछ देर पहले उस ग्रामीण लड़की के पैरों में देखी थी। तभी रितु की चुनरी हवा में नीचे गिर पड़ी और चुनरी गिरते ही रितु के कानों में पहनी हुई वो सोने की बालियां किसी जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। निशा तो देखते ही उसे बेहोश होकर गिर गई और उसका शरीर बुखार से पूरी तरह तपने लगा। मैं और मोहिता भी एकदम घबराकर चीखी और रितु के पास पहुंची। हमने रितु का हाथ पकड़ा। हम अंदर तक कांप उठे। रितु का हाथ किसी बर्फ से कम ठंडा नहीं था। रितु को टीचर ने जोर जोर से डांटते हुए फौरन कैंप में जाने के लिए कहा। ये क्या है रितु, चलो अपने कैंप में, इतनी रात हो गई, तुम सब मेरी बात नहीं मान रहे। रितु ने सबकी ओर जलती हुई नजरों से देखा। किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी और वो सीधे कैंप में चली गई। डर के मारे हम में से कोई भी लड़की रितु के कैंप में नहीं गई। सुबह जब टीचर्स के साथ हम रितु के कैंप में गए तो रितु एकदम बुत बनकर बैठी हुई थी, ना कुछ बोल रही थी, ना हमारी बातों का जवाब दे रही थी। टीचर्स ने फटाफट सबको बस में बैठने के लिए कहा और फिर जल्दी से सारे स्टूडेंट वहां से सफर से निकल पड़े। यहाँ वापस आते ही रितु ने किसी से कोई बात नहीं की। निशा भी बुखार में लगभग बेसुध थी। वैसे तो टीचर ने निशा को दवाई भी दी थी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब काजल ये सब बताते बताते रोने लगी। फिर किसी तरह से बोली, हमने टीचर की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आप प्लीज किसी को मत कहिएगा। देवजीत ने सिर हिलाते हुए काजल को सांत्वना दी, फिर सोच में डूब गया। रितु के ऊपर तिमरा का साया जो मौजूद था, इस बात की पुष्टि स्वयं रितु की सहेलियों ने की थी। अब देवजीत इस बात को बड़ी गौर से सोच रहा था। क्या करेगा देवजीत अब इस कड़वी सच्चाई को जानकर? क्या वो अपनी बेटी और सहेलियों की कोई मदद कर पाएगा? तो सुनना इसी कहानी के अगले पार्ट।